उत्तर प्रदेश के आम चुनाव, विधानसभा चुनाव अब चंद दिनों में आने वाले हैं। आदर्श आचार संहिता घोषित हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल मैदान में आ चुके हैं। कुछ क्षणों की देरी है, उसके बाद सभी अपने अपने पत्ते खोल देंगे और फिर उसके बाद जब चुनावों की एक रंगीन दुनिया दिखाई देगी। लेकिन अब जो वर्तमान में चुनावों की दुनिया जो रंगीन हुई है, पुराने समय में इतनी रंगीन नहीं थी, बल्कि कहेंगे कि ब्लैक एंड वाइट थी। उसी पुरानी ब्लैक एंड वाइट दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि सत्यता और संघर्ष के साथ में जो नेता थे वो काम करते थे और उसी का ये परिणाम हुआ कि देश ने तीव्र गति से विकास किया। उस वक्त न नेताओं को कोई लालच हुआ करता था और ना ही उन्होंने कभी नेतागिरी को या फिर चुनावों को व्यापार समझा था। तो पुराने, अगर हम बात करें 1947 के बाद की और वर्तमान की, तो बड़ा अंतर आया है चुनावों में और राजनीति में। तो आज जो है हम चुनावी चर्चा में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और एक ऐसे ही राजनीति के क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ समाजसेवी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे मध्य आज के कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ समाजसेवी श्री राजाराम मित्र जी। इनका परिचय देना मैं नहीं समझता कि आवश्यक है, सभी पूरा शहर इनको बखूबी जानता है और शहर ही नहीं बल्कि अलीगढ़ के आसपास के तमाम लोग आपको बखूबी जानते हैं। आपसे चर्चा करेंगे कि वर्तमान में और पुराने चुनावों में क्या राजनीति में फर्क आया, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बाबूजी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है वरुण चैनल में। धन्यवाद भैया आपको। और आप जिस रूप में चर्चा करेंगे, मेरी अपनी जहाँ तक जानकारी है उसको मैं सब आपको दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी राजाराम मित्र जी। अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमें समय दे रहे हैं, इसके लिए भी वरुण चैनल आपका आभार जताता है। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाबूजी आपसे प्रश्न होगा मेरा कि 1947 के बाद जब चुनाव होना स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ, देश को आज़ादी मिली, तो उस वक्त का जो चुनाव आपको याद हो, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका है, लगभग 70 साल से अधिक बीत चुके हैं, तो कोई ऐसा चुनाव आपको याद हो जिसकी आप चर्चा करना चाहते हो, तो कैसा चुनाव रहा था वो और कैसी राजनीति थी उस वक्त? देखिए, उस समय 2-3 नाम तो ये मुझे याद आ रहे हैं। एक तो पंडित भूदेव प्रसाद शर्मा जो ब्रह्मनपुरी में रहते थे जी। और एक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो द्वारकापुरी में रहते थे। इन 2 नामों को मेरे स्मरण में आ रहा है। और उतना कोई जोर शोर हल्ला हो हल्ला नहीं था, लेकिन समाज के लोग उन्हें पहचानते थे, पूरा शहर उन्हें जानता था। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी के निधन के बाद आज भी शहर के किसी कोने में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम आज भी कोई ना कोई बड़े आदर से लेगा। ऐसे लोग ये सामाजिक कार्यकर्ता थे और ऐसे ही लोग चुनाव लड़ा करते थे और उनसे ही ये उम्मीद थी कि वास्तव में समाज के ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। अच्छा बाबूजी, पुराने समय के चुनाव आपको याद हैं, जैसा कि आपने बताया हमें नाम। उस वक्त जैसा हम अब वर्तमान में देख रहे हैं, प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हाईटेक हो चुका है कि तमाम फ्लैक्स नज़र आते हैं, हमें सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नज़र आती हैं और टीवी पर विज्ञापन, अखबारों भरे पड़े हैं अखबार विज्ञापनों से, अलग अलग तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं। उस वक्त लोग कैसे प्रचार किया करते थे? देखो जी, एक नाम मेरे खूब अच्छी तरह ध्यान में है। कांग्रेस के थे मास्टर अनंतराम वर्मा। एक साधारण सा पजामा और साधारण सी कमीज पहनकर, बगल में अपना बेंत लगाकर, और वो एक तरह से टुक 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 करते करते गली गली घूमा करते थे। वही उनका चुनाव प्रचार था। अच्छा। और उस चुनाव प्रचार के बल पर अंतराम वर्मा विजयी हुए। अच्छा, जीते चुनाव। तो जनता कोई बहुत ज़्यादा प्रलोभन में नहीं आती थी, क्योंकि जनता के सामने कोई लक्ष्य नहीं था। जनता के सामने था ईमानदार आदमी आ जाए और राजनीति अच्छे तरह से सफल हो, ये जनता का मन था। अच्छा, फ्लैक्स वगैरह छपते थे या फिर कुछ ऐसा होता था अखबारों वगैरह का? ना तो फ्लैक्स वगैरह कोई छपाई नहीं होती थी। पोस्टर भी बहुत दिन बाद लगे। सबसे पहले केवल एक
लोहे की टीन पर स्टेंसिल कटवा करके पेंटर से उससे एक ब्रश लेकर के और गेरू का लेकर के घोल उससे दीवारों पर उस घोल से वो स्टेंसिल छापा जाता था, कांग्रेस को वोट दो। और बड़े कार्यकर्ता जो हैं निष्पक्ष भाव से लगातार उस चुनाव प्रचार में लगते थे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। वो उनकी तन मन और जो कुछ भी अपने धन की सेवा थी वो निष्पक्ष रूप से करते थे। ये उस समय के चुनाव प्रचार की प्रक्रिया थी। अच्छा, जो आप स्टेंसिल बता रहे हैं उसके लिए क्या मजदूर रखे जाते थे या स्वयं ही कार्यकर्ता करते थे? केवल पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता जी, या जो भी जिसके मन में आ जाए कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता को हमें जिताना है तो वो स्वयं लग जाता था। पब्लिक भी प्रचार किया, पब्लिक भी प्रचार करता था। बाकी कोई कार्यकर्ता कोई कर्मचारी इस तरह का नहीं होता था। निष्पक्ष होकर के बिल्कुल तन मन से हर तरह से वो ये चाहता था कि मेरा प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ हम देखते हैं वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि जनता को खुश करने के लिए कहीं साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, कहीं भंडारे कराए जा रहे हैं पूरी सब्जी के, कहीं नोट बांटे जा रहे हैं, कहीं कुछ मतलब लोगों को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद। पुराने समय में जनता को आकर्षित कैसे करते थे ये नेता? केवल एक ही तरीका था उसका जी, कोई भी कैंडिडेट या उसका बड़ा समर्थक 4-6 लोगों को अपने साथ लेकर मोहल्ले मोहल्ले में डोर टू डोर घर घर जाकर अपने प्रत्याशी का पूरा समर्थन करते थे और प्रत्याशी के समर्थन में कहते थे भैया आपको वोट, मान लीजिए ठाकुर इंद्रपाल सिंह जी खड़े हैं तो उनको देना है, या जो भी कैंडिडेट जिस पार्टी का था वो केवल यही हाथ जोड़े और भैया आप उनको विजयी बनाएं। कोई किसी प्रकार के पोस्टरबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, कोई छल फरेब नहीं था। अच्छा, मतलब नोट वगैरह नहीं बांटे जाते थे पहले जो है? नोट की तो बहुत दिन बाद, क्योंकि नोट बांटने का जो शुरुआत हुई वो तमिलनाडु की जयललिता ने शुरू किया साड़ी बांटना। अच्छा, और जब उन्होंने साड़ी बांटना शुरू किया तब उसके बाद लोगों की समझ में आया कि ये साड़ी बांट करके यही विजय हो सकती है। तो इस प्रकार के प्रलोभनों से जनता को आकर्षित किया जाने लगा और धीमे धीमे जनता उन आकर्षणों की ओर बढ़ती चली गई, जो आज बहुत आयात रूप में जनता प्रलोभन में आ जाती है। और प्रलोभन भी आज बहुत प्रकार के दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि जनता को असल में नेताओं ने ही ये आदत डाली है, वरना जनता तो पुराने समय में चाहती ही नहीं होगी। अब आदत पड़ गई है जनता को तो वो तो लेगी, जब मिल रहा है तो कौन मना करेगा। बाबूजी, एक प्रश्न और आपसे होगा कि अभी हम देखते हैं जैसे कोई चुनावी रैली है या फिर नेताओं का जैसे गुजरना होता है तो गाड़ियों का बड़ा लंबा काफिला होता है, तमाम महंगी लग्जरी गाड़ियां होती हैं काफिले में। नेताजी तो एक गाड़ी में होते हैं लेकिन उनके आगे और पीछे कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियों का काफिला चुनावों में हमें देखने को मिलता है। क्या पहले भी इस प्रकार के काफिले चला करते थे? कोई ऐसा काफिला नहीं चलता था। और नेता भी अगर कोई टूटी फूटी जीप में भले ही किराए की हो या किसी से मांग कर लाई गई हो, उस जीप में बैठकर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनके पीछे हम लोग जो कार्यकर्ता होते थे उनके पीछे पीछे वो चला करते थे। और एक नारा ज़रूर लगता था कि चाहे वो जनसंघ के नाम पर लगता हो कि जनसंघ को वोट दो, चुनाव चिन्ह दीपक पर मोहर लगाओ, क्योंकि उस समय मोहर लगाने की पद्धति थी। अब इस प्रकार की पद्धति निशान लगाने की तो है नहीं। और उस समय जो पद्धति थी उस पद्धति के अनुसार सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपने अपने नेता के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते थे। बाबूजी, कोई ऐसा प्रसंग है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद है जो बाद में किसी बड़े पद पर, विधायक या मंत्री के पद पर पहुंचा हो, जिसने साइकिल से भी प्रचार किया हो?
हमारे बड़े भाई नम्मान जी थे, कृष्ण कुमार नम्मान, वो 3 बार विधायक रहे और तीनों बार विधायक रहने के बाद वो साइकिल पर ही चले हमेशा। उनके साथ कोई साथी मिले या न मिले, वो अकेले ही दौड़ते थे। और विधानसभा में भी मैं एक बार गया उनसे मिलने लखनऊ, तो वो अपने कमरे पर खिचड़ी बना रहे थे। अच्छा, हाँ, स्वयं बना रहे थे? स्वयं बना रहे थे। अच्छा। और स्वयं बना रहे थे खिचड़ी। वो मेरे को देख कर बोले, राजाराम कैसे आए हो? तो मैंने कहा जी आपसे मिलने आया हूँ। तो बोले खिचड़ी खाओगे क्या? अरे मैंने कहा खिचड़ी विचड़ी तो नहीं खाई, खा के आया हूँ खाना। तो वो इतने सरल भी थे कि अपने हाथ से ही सब काम करते थे। वो उनको किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। लेकिन आज का युग तो ये है कि जो विधायक शायद बनने की संभावना होगी तो उसी समय उसके नीचे 10-15 लाख रुपए की गाड़ी आ जाती है। एक उदाहरण आपको बताऊं मैं कि जिस समय कल्याण सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे और जहां मतदान की जो गिनती हो रही थी मत पत्रों की, वहाँ पर कोई भी कल्याण सिंह के आसपास एक भी कर्मचारी नहीं था। उनको लगा कि अब ये तो हारे हुए जुआरी हैं। और जैसे ही चारों तरफ से ये खबरें आने लगी कि यूपी में भाजपा बढ़ रही है, तो चारों तरफ से घेरा, उनका सिक्योरिटी गार्डों ने घेर लिया उन्हें। और साथ में बाबूजी चाय लीजिए, बाबूजी कॉफ़ी लीजिए, बाबूजी ये लीजिए, बाबूजी वो लीजिए, मार उनकी खातिरदारी शुरू हो गई। तो ये अधिकारी भी बढ़ते हुए क्रेज को देखते हैं। जिनका क्रेज बढ़ा हुआ दिखाई देता है वो उनके साथ बहुत जल्दी अपने को जोड़ लेते हैं। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ हम देखते हैं कि अभी हाल में एक चुनाव आयोग ने एक संशोधन किया है कि जो विधायक के लिए जो खर्चा था 32 लाख रुपए, उसको अब 40 लाख रुपए कर दिया गया है। सांसद के लिए 70 लाख कर दिया गया, वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से किया गया है। तो 40 लाख लिमिट ज़रूर है, लेकिन हम देखते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए प्रत्याशी खर्च कर देता है। तो क्या ये करोड़ों करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखो, ये तो बिल्कुल गलत वो है कि चुनाव पर ऐसा पैसा खर्च किया जाए। और ये जो 32 लाख की जगह 40 लाख कर दिया है, ये सरासर बेईमानी है। ना तो 32 लाख से कुछ हो रहा था, ना 40 लाख से कुछ होगा। ये तो दिखावे मात्र के लिए कि हमने अब 40 लाख कर दिया है। जब कोई भी विधायक अपने खर्चे को सबमिट करता है चुनाव आयोग में, तो वो 1 रुपये के 10 रुपये तो दिखाएगा अपनी उसका आमदनी का हिसाब किताब, और खर्चे का दिखाएगा 10 रुपये की जगह 1 रुपया। तो ये तो सब झूठ, बेईमानी सरासर होती है और इससे कोई ईमानदारी नहीं होगी। ये तो एक विषय चर्चा का आया था कि चुनावों को सरकार करावे, अपने पैसे पर करावे, अपने खर्चे पर करावे, और प्रचार सामग्री भी अपने पास से दे, और उसके अलावा उसके ऊपर प्रिंट होना चाहिए सरकारी, और उन्हीं प्रिंटों को देख करके वो निर्णय हो कि हाँ भाई ये ठीक है कि जो कैंडिडेट है उसने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे तो भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस समय तो विधायक या एमपी मान लो 10 लाख रुपए खर्च करके जा रहा है, तो 100 लाख रुपए खर्च की जगह उसे आमदनी करने की सोच कर जाता है। 1 के 100 बनाएगा तभी उसकी जीत होगी, ऐसा वो मन में मान कर चलता है। और इसीलिए इतने कैंडिडेट उन्हें देख देख करके आगे बढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम राजनीति को अगर व्यापार की संज्ञा दें तो कहाँ तक आप इसको उचित मानते हैं? आज की वर्तमान तो राजनीति व्यापारिक ही हो गई है, क्योंकि व्यापार में व्यापारी 100 रुपये लगाता है
और 100 के 150 बनाता है, 100 के 200 बनाता है, ये परंपरा है। और ऐसे ये है कि राजनीति में अगर हम 100 रुपये खर्च करेंगे तो जीत जाने के बाद 100 की जगह हम 10,000 रुपये कमाएंगे। ये पूरा व्यापार है और उस व्यापार को आज के इस परिप्रेक्ष्य में केवल और केवल अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से चाहे तो रोक लगा सकता है, और वरना तो चुनाव आयोग की आंखों में भी धूल झोंक करके हम सब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के सांसद हैं, ये सब धूल झोंकते हैं चुनाव आयोग के लिए और उसी में भ्रष्टाचार पनपता है। तो बाबूजी, तमाम बिंदुओं पर आपने आज चर्चा की और हमें तमाम पुरानी और नई बातों को जोड़ते हुए बताया। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। अपने पूरे जीवन के और राजनीतिक और सामाजिक अनुभव के बाद आपके पास कोई ऐसा सुझाव है या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम राजनीति को साफ और भ्रष्टाचार मुक्त कर सकें? मैंने जैसे पहले आपसे बताया ना कि यदि राजनीति को साफ और भ्रष्टाचार रहित करना है तो चुनाव आयोग द्वारा ही निश्चित रूप से लड़वाना चाहिए। चुनाव आयोग समाज में पहले घोषणा करे कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नाम दें, उन नामों को चुनाव आयोग प्रसारित करे और वही उनको पैम्पलेट वगैरह दे, वही उनको पोस्टर वगैरह दे। और वरना तो एक बात और भी हो सकती है, कहीं दीवारों पर पोस्टर दिखाई नहीं देते चुनाव में, कहीं होल्डिंग दिखाई नहीं देते, पूरे बाज़ारों में, पूरे शहरों में, वहाँ भी तो चुनाव होते हैं। वहाँ चुनाव सरकार के द्वारा होता है खर्चा, और उसके आधार पर कोई किसी प्रकार का फिजूल खर्ची नहीं होती। और जब फिजूल खर्ची नहीं होगी तो बेईमानी नहीं होगी, और जब बेईमानी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पुराने समय में जो 1947 के बाद हम बात कर रहे हैं, 5 से 6 दशक पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो राजनीति को उस वक्त देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ के देखा जाता था, समाज की सेवा समर्पण भाव से करने की बातों से जोड़ के देखा जाता था। लेकिन वर्तमान में जैसा कि बाबूजी ने हमें बताया कि राजनीति को व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसमें रुपया लगाया जाता है सीधे सीधे और फिर उसको प्रॉफिट के साथ में निकालने का प्रयास किया जाता है। तो कुछ ऐसे सुझाव बाबूजी ने हमें दिए कि कैसे राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त रख सकते हैं, कैसे अच्छे नेताओं का चुनाव कर सकते हैं। चुनावी चर्चा में ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बात करते रहेंगे पुराने राजनीतिकारों से, समाज सेवियों से कि कैसे हम अपनी राजनीति को स्वच्छ कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अपने सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।